बताते नहीं है पर हमको रोक के बताते। ठीक है जी, तो दो चीजें आ गई, मास और मास और वेलोसिटी ये तय करती है डिस्ट्रक्शन कितना होने वाला है, कितनी जोर से टक्कर लगेगी। टक्कर लगने का मतलब क्या होता है, फोर्स लगेगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मोमेंटम फोर्स से जुड़ा हुआ होगा। वही हम न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ेंगे, अभी हम शुरू कर रहे हैं। फिलहाल हम केवल मोमेंटम के बारे में पढ़ रहे हैं। मोमेंटम क्या होता है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से निकल कर आती है। ठीक है, आपने देखा अभी कि मास ज्यादा होगा और किसी चीज में टक्कर लगेगी तो फोर्स ज्यादा लगेगी। बड़ा हथौड़ा ले लो, एक कील को गाड़ना है अंदर, मोटी सी कील है, छोटे वाले हथौड़े से नहीं जा रही है, क्या करोगे, थोड़ा बड़ा ले लोगे। बड़े वाले का क्या ज्यादा है, मास, मास ज्यादा, जोर से मारोगे ज्यादा फोर्स लगेगी। इसका मतलब मास और वेलोसिटी ये दोनों अगर ज्यादा हुए, एक ज्यादा हुआ तब भी ज्यादा ही हो रहा था, वेलोसिटी ज्यादा हुई तब भी ज्यादा ही हो रहा था, और दोनों ही ज्यादा हो जाए तो मोमेंटम और ज्यादा हो जाए। तो मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर मुझे इसकी यूनिट निकालनी हो मोमेंटम की, तो मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट क्या है, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, तो मोमेंटम की यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकंड। जो लिखा है बोर्ड पे उसे फटाफट लिख दो, फिर आगे चलें। ये मत लिखना, ये सब की जरूरत नहीं है, इस सब की जरूरत नहीं है, इतना ही लिख लो बस। हमने कहा मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मोमेंटम की यूनिट्स कैसे निकाली अभी हमने, मास की यूनिट केजी, वेलोसिटी की यूनिट, तो मोमेंटम की यूनिट्स केजी मीटर पर सेकंड। वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती थी, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के सिर पे ना ऐसे एरो लगाया जाता है, 11th क्लास में आओगे अब सीखोगे इसको। और मास तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, इसको छोड़ दो। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो मोमेंटम इस तरीके से लिखा जाता है, लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर if a body is at rest, if a body is at rest, द्वारा मोमेंटम कितना होगा इसका, कितना, बहुत बढ़िया। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो मोमेंटम कितना होगा, फोर्स लगाएगी नहीं, कहीं चल के टक्कर मारेगी नहीं। ठीक है, बॉडी इज एट रेस्ट, मोमेंटम इज जीरो। अच्छा, न्यूटन अंकल के 3 लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है सेकंड लॉ, जो हम करने जा रहे हैं। इसलिए आंख नाक कान खोल के ध्यान से सुन लेना इसको। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, फोर्स इज डायरेक्टली, पहले लिख लेते हैं स्टेटमेंट, फिर समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम and the change takes place in the direction of force applied। और जब मैं फोर्स लिखता हूं तो फोर्स का मतलब एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स की बात कर रहा हूं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम, एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं, सुनिए ध्यान से, जल्दी लिखा लो यार,
देख लिया? आगे चलो। मान लीजिए शुरू में कोई बॉडी हमारी यहाँ पर है और ये कितनी वेलोसिटी चल रही, मास m है इसका, और ये u वेलोसिटी चल रही है, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसका मास तो वही रहा, वेलोसिटी v होगी। हो सकता है पहले 10 से चल रही थी, अब 20 हो गई, वेलोसिटी बढ़ गई। एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी पहले 10 मीटर पर सेकंड थी और अब 20 हो गई है, क्या किया होगा आपने? क्या किया? कोई मोमेंट क्या किया होगा आपने? वेलोसिटी 10 से 20 हो गई, कैसे हो गई? फोर्स लगाई होगी, यही शब्द चाहिए मेरे को। फोर्स लगाई होगी, फोर्स लगाई होगी तभी तो ये एक्सेलरेशन हुआ। फोर्स लगाओगे तो क्या जरूर होगा? एक्सेलरेशन। और फोर्स कौन सी बार बार बोलता हूं मैं, है ना? तो 10 की स्पीड 20 हो गई एकदम से, क्या बढ़ गया? वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब एक्सेलरेशन हो गया। कैसे हो गया वो? फोर्स लगाई होगी आप, फोर्स लगाई होगी आपने। अब ये कहता है, लॉ क्या कहता है? कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ये देखो, ये देखो, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम कैसे हुआ? तेरे पहले टेस्ट में 20 आए, अगले टेस्ट में 30 आए, चेंज कैसे निकालेगा? हाँ, चेंज कैसे निकलता है? माइनस करो यार। अरे पहले 20 आए थे, अब 30 आए, 10 का डिफरेंस हो गया। चेंज ही तो पूछ रहा हूँ। फाइनल मोमेंटम, चलो ऐसे कर देता हूँ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। फाइनल मोमेंटम किसके बराबर है? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। पहले वाला मोमेंटम कितना था? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। लिखना बाद, लिखना बाद, समझ लो पहले। इस बात को समझाए बिना आगे नहीं जाऊंगा, चाहे आधा घंटा लग जाए मुझे, इसको पूरा समझ लो, जल्दी से उतार लो। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 8th क्लास वाले चैप्टर का आएगा वो था, डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब, अगर मैं ये कह रहा हूँ x प्रोपोर्शनल है y के, तो अगर इसको डबल करूंगा तो ये भी डबल हो जाएगा, अगर इसको हाफ करूंगा तो ये भी हाफ हो जाएगा। इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं ये कहता हूं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर मैं y को डबल कर दूंगा तो x हाफ हो जाएगा। डबल कर दूंगा तो यहाँ 2 लग जाएगा, तो नीचे 2 लग गया तो हाफ हो गया ना। तो अगर x को एक चीज 2 से मल्टीप्लाई होगी तो दूसरी चीज 2 से, क्या कहते हैं इसको? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसे क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। एक कम होएगा तो दूसरा बढ़ेगा। इसमें क्या है? उल्टा है, एक बढ़ेगा एक घटेगा, उसी रेशियो, एक उसमें प्रोपोर्शन में। ये डबल होएगा, ये हाफ होएगा। ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से डिवाइड होगा। इसको हाफ करोगे, ये डबल हो जाएगा। अगर y को क्या करोगे? y को क्या करोगे? y/2 आधा करोगे तो x कितना हो जाएगा? समझ में आ रही है बात? इसे कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। इसे कहते हैं, अभी लिख लेना इसको, 2 मिनट रुको। अब इधर आ जाओ। क्या कहता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का साइन लगा दें। किसके प्रोपोर्शनल? चेंज इन मोमेंटम के प्रोपोर्शनल। चेंज कैसे निकाला मैंने? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। ये टाइम के साथ मोमेंटम कैसे बदला? टाइम के साथ मोमेंटम कैसे नहीं बदला, सॉरी गलत बोला मैं, कितनी तेजी से बदला विद टाइम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। ध्यान रखिएगा, जब भी ये प्रोपोर्शनल के साइन को हम इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। इसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या कहते हैं? और ये बाकी चीज ऐसी की ऐसी रखी है। और इस रिलेशन में हियर k की वैल्यू कितनी है? 1। ये बड़ी क्लास में पढ़ लेना। k की वैल्यू कितनी है? 1। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या बना? आने दो।
किसका आ रहा है? तो हमारा नंबर है ना, आने दो। फोर्स का फॉर्मूला क्या बना हमारा? mv माइनस mu अपॉन, ये हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ है, न्यूटन का सेकेंड लॉ है बेटा। वो सब कर लेंगे, वो सब करेंगे, वो करेंगे, ma निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। लेकिन पहले मुझे बताओ, समझ में आया? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कितनी तेजी से या कितना धीरे से बदला। गौरव एक बात बता, ये मेरे हाथ मास है, इसमें कुछ ऐसे टकराया, फोर्स लगी, क्यों लगी फोर्स? उसके बाद क्या हुआ? मैंने हाथ को ऐसे मारा, है ना, मेरे हाथ को चोट लगी, फोर्स लगी, क्यों लगी? नहीं 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 नहीं, फोर्स कैसे रिफ्लेक्ट होगी भाई? ऐसे शब्द मत बोलो। मेरे हाथ में मोमेंटम था, मास था, पहले मेरे हाथ में मास था, वेलोसिटी थी, मास था, वेलोसिटी थी, तो मेरे हाथ में क्या था? मोमेंटम। इधर आ जाओ ध्यान से, मेरे हाथ में मास था, यस, वेलोसिटी थी, और वो जैसे ही दीवार से टकराया, मास तो वही है लेकिन वेलोसिटी कम हो गई, जीरो हो गई, वेलोसिटी एकदम से क्या हो गई? जीरो हो गई। अब बहुत कम समय में जीरो हो गई, बहुत ही कम समय में जीरो हो गई, क्योंकि ये रिजिड है। रिजिड का मतलब इस पर आप फोर्स लगाओ और वो अपनी शेप चेंज ना करे, है ना। तो मैंने इस पे फोर्स लगाई और एकदम से मेरी मोमेंटम कितना हो गया? जीरो। ध्यान दो इस वर्ड पर, मोमेंटम कितनी जल्दी या कितनी धीरे से चेंज होगा। अगर मोमेंटम बहुत जल्दी चेंज हो गया तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगी, थप्पड़ लगेगा बहुत जोर से, अब केवल मुंह पर आ गया। मोमेंटम, फिर से बोल रहा हूँ मैं दोबारा, ध्यान से सुन ले, मोमेंटम कितनी जल्दी या कितना धीरे से चेंज होगा, इस पर डिसाइड करेगी फोर्स। आपने यूं लाए धाड़, क्यों रोक दिया एकदम से, तो मोमेंटम क्यों जीरो हो गया? फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में जीरो हो गया मोमेंटम। मोमेंटम अगर इतनी जल्दी जीरो हो गया, इसका मतलब फोर्स बहुत ज्यादा लगेगी। देखो जरा, फोर्स ऊपर है, टाइम नीचे, ध्यान से सुनना इस चीज को। अगर मैं कोई फ्रैक्शन, ये बड़ा है या ये बड़ा है, कौन बड़ा है? लेफ्ट वाला बड़ा है, राइट वाला बड़ा है? हाँ जी, लेफ्ट वाला बड़ा है, राइट वाला बड़ा है? ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा, वैल्यू उतनी छोटी। इनवर्स में उल्टा है ना, डिनोमिनेटर जितना बड़ा, वैल्यू उतनी छोटी। वापस आइए, ये छठी क्लास की चीजें बताई पड़ती है आपको। टाइम जितना कम, फोर्स उतनी ज्यादा। तो जब मैंने हाथ इस पे यूं जोर से ऐसे मारा तो हाथ एकदम से रुक गया, हाथ एकदम से रुक गया, ये टाइम बहुत कम था तो फोर्स बहुत ज्यादा लगी। अब मैं एक काम करता हूँ, इस बोर्ड पर यहाँ कुछ स्पॉन्ज लगा देता हूँ, चिपका देता हूँ। स्पॉन्ज चिपका दिया मैंने, मोटा सा स्पॉन्ज, इतना मोटा स्पॉन्ज चिपका दिया। मैंने फिर से इस पे मारा, अब मारूंगा तो वो धीरे धीरे स्पॉन्ज धीरे धीरे दबेगा, टाइम लेगा। स्प्रिंग लगा दो, यहाँ स्प्रिंग लगा दो और स्प्रिंग से ऐसे करके हाथ मारो, तो स्प्रिंग मेरे हाथ को रोकने के लिए थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा। स्प्रिंग से टकराएंगे, स्प्रिंग धीरे धीरे दबता जाएगा, दबता जाएगा, दबता जाएगा, दबता जाएगा। क्या बढ़ गया? किस चीज का टाइम बढ़ गया? मेरे हाथ के रुकने का टाइम बढ़ गया। अगर फिजिकल टर्म्स में बोले तो मेरे हाथ के जो मोमेंटम में चेंज आ रहा था, टाइम किसका है? किस चीज का टाइम है? हाँ जी बिल्कुल, वेरी वेरी गुड। टाइम किसका है? मोमेंटम के चेंज होने का। बोलाकर टाइम किसका है? मोमेंटम के चेंज होने का टाइम। वो कैसा हो गया? स्पॉन्ज लगाने से बढ़ गया, ये बढ़ गया तो ये कम हो गई। तो स्पॉन्ज लगाया तो हमारी फोर्स कैसी लगी? कम लगी। अब एक बात बताओ, जब वो बॉक्सिंग करते हैं तो वो जब वो ऐसे मारता तो ऐसे कर देता, वो क्या करता है? वो हाथ अपने गाल को पीछे करता है। पीछे क्यों कर रहा है? जब आप, इसके हाथ में मोमेंटम है, गौरव छोड़ दे उसको भाई, मत लिख। इसके हाथ में मोमेंटम है, मास है,
वेलोसिटी है, दोनों है। जब वो यहाँ मारेगा, अगर मैंने यूं ही रोक लिया तो हाथ एकदम रुक गया, चोट बहुत जोर से लगेगी, क्योंकि मोमेंटम में चेंज जो आया वो बहुत कम। मैं पूछूंगा क्या बोल रहा है, तू गायब हो रहा है क्लास से, फिर इधर बार बार इसीलिए देख रहा हूँ मैं। टाइम कैसा हो गया, बहुत कम। लेकिन अगर ऐसे लगा और उसने गाल को यूं कर लिया तो हाथ यहाँ टकराया और रुकते 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 यहाँ रुका, तो मोमेंटम के चेंज होने का टाइम बढ़ गया, फोर्स घट गई। आप रेसलिंग कर रहे हैं, रेसलिंग किस पे की जाती है, मिट्टी पे, गद्दों पे, इन पे करते हो ना। क्यों? जब वो पहलवान पटक के नीचे मारेगा उसको, दूसरे आदमी को, ओपोनेंट को अपने, तो क्या होगा, जब वो नीचे गिरेगा और अगर फर्श हुआ, समझ सकते हो, है, हाथ पे टूट जाएंगे सारे के सारे। क्यों? उसके अंदर बहुत सारा मास, कुछ वेलोसिटी से गिरेगा भी, और अगर फर्श पे गिरा तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू कट से रुक जाएगा, एकदम रुक गया, तो टाइम बहुत कम लगा। किस में? मोमेंटम के चेंज होने में। तो फोर्स कैसी लगी? अब आपने गद्दे पे लड़ाई करवाई या सैंड पे करवाई, तो सैंड या गद्दा सिंक करता है, दबता है ऐसे। जब गद्दा दबेगा तो मोमेंटम के पूरा बोल मोमेंटम के चेंज होने का टाइम वो बढ़ जाएगा, तो फोर्स घट जाएगा। अब आप कोई भी सामान खरीद कर लाते हो, जैसे फ्रिज लाए, क्रॉकरी लाए, कुछ ग्लास व्लास खरीद के लाए, तो हम देखते हो थर्माकोल में रखा रहता है। थर्माकोल थोड़ा सा दबता भी है, स्पीड ब्रेकर क्या है उसका, शॉकर का काम करता है एक तरह से। और उन ग्लासेस के बीच में भी वो फाड़ के कागज डाल के रखते हैं। क्यों? जब ट्रांसपोर्ट होता है तो वो ग्लास यूं टकराएंगे आपस में। अगर बीच में कुछ सॉफ्ट चीज होगी तो टकराने का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, उससे फोर्स कम हो जाएगी, तो टूटेंगे नहीं वहाँ। बड़े सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। आपकी गाड़ी, आपकी जो साइकिल की सीट है, उसके नीचे क्या लगे हुए? स्प्रिंग लगे, स्पॉन्ज कहाँ लगे? स्प्रिंग लगे। स्पॉन्ज पे बैठते हो, स्प्रिंग पे बैठते, स्प्रिंग लगे, 3-4 स्प्रिंग लगे रहते हैं। आजकल तो शॉकर वाली भी आने लगी है, स्प्रिंग लगे रहते हैं। जब गड्ढे में जाते हो तो चोट नहीं लगती आपको, है ना। क्यों? जैसे ही गड्ढे में गिरे, वो गिरने का जो टाइम है वो बढ़ जाता है। गड्ढे में जैसे ही गिरे तो स्प्रिंग दबा तो क्या बढ़ा? टाइम बढ़ा, तो क्या कम हुई? है ना, आया ना। सभी जगह मोमेंटम के चेंज होने का टाइम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, यही तो काम कर रहे हैं। Why do we wear seat belts in cars? चलो मैं उसको छोड़ता हूँ। वो आ रहे ना आजकल, वो बलून से भूल जाते हैं, क्या बोलते हैं? एयर बैग। क्या काम है? चोट लगते ही खुल जाते हैं। वो खुलते क्या होता है? वो आदमी है, बस यही बोलना है मुझे यही जवाब देना है। इट इंक्रीजेस द टाइम ऑफ चेंज इन मोमेंटम। आदमी बड़ी वेलोसिटी से जा रहा था, मास भी था उसका, तो अगर वो एयर बैग नहीं खुलते तो वो स्टीयरिंग से जा टकरा था। लेकिन बीच में क्या आ गया? एयर बैग आ गया। एयर बैग के ऊपर जब वो आदमी गिरा तो एयर बैग दबा। एयर बैग दबने से क्या हुआ? उस आदमी नहीं, पूरा बोला आदमी के मोमेंटम का जो चेंज होने का टाइम था वो बढ़ गया, तो उससे फोर्स कम। हर बार यही शब्दों का इस्तेमाल करना है, ध्यान रखना। फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? मोमेंटम के चेंज होने के रेट पर। जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज उतनी ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज उतनी ज्यादा फोर्स। जैसे देखो, कई बार एक्सीडेंट हुआ, आदमी गाड़ी का पेड़ से टकरा गई, बहुत चोट लगती है। पेड़ से टकराने का मतलब क्या है? पेड़ तो बिल्कुल स्टिल खड़ा है, आपने गाड़ी चल रही थी 100 की स्पीड पे, आपने दे मारी उसमें, एकदम से मोमेंटम फट से 0 हो गया। गाड़ी की मास और वेलोसिटी दोनों बहुत ज्यादा थी। गाड़ी की मास था मान लो 2000 किलो, वेलोसिटी थी मान लो उसकी 50 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, और टकराते ही कितनी हो गई? 0। पर टाइम कितना लगा? आधा सेकंड, 1 सेकंड। टकराते ही खट 0 एकदम से। टाइम कितना कम लगा उसके मोमेंटम चेंज होने में, तो फोर्स भी कैसी लगेगी? पहले ही कार का मोमेंटम ज्यादा। हाँ, शायद साइकिल वाला टकराएगा जो पेड़ से तो उतनी चोट नहीं लगेगी, क्योंकि उसका मास कम है, मोमेंटम भी कम है। हालांकि मोमेंटम 0 हो जाएगा बहुत जल्दी उसका भी, लेकिन फिर भी कार का मोमेंटम ओवरऑल कैसा है?
ज्यादा, तो फोर्स भी कैसी लगाएगा पेड़ पे? बात समझ में आ रही? फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? मोमेंटम के चेंज होने के रेट। और एक लाइन, ये जो मोमेंटम में चेंज आएगा ना, ये उस तरफ आएगा जिस तरफ फोर्स लगाई जाएगी। मैं इसका एग्जांपल भी देता हूँ। ये बात समझ में लिख लिया सारा? अब लिख लो इसको एक बार, फिर आगे करेंगे। अभी हमने फोर्स लिखी थी mv माइनस mu अपॉन t। अगर इसमें से मैं मास को कॉमन ले लूं तो ये जो चीजें आपको देखी भाली लगेगी। वेरी गुड, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो फोर्स का फॉर्मूला किसके बराबर हो गया? अगर वो आपसे बोले न्यूटन का सेकंड लॉ बताओ, तो आप क्या बताओगे? अगर ऐसा बताओगे तो कुटाई होगी बहुत। ये न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं है, ये न्यूटन के सेकंड लॉ से डिराइव किया गया एक फॉर्मूला है। न्यूटन का सेकंड लॉ सिर्फ यही है। ऐसे लिख देता हूँ, चेंज इन मोमेंटम अपॉन, ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। और इस सेकंड लॉ से हम क्या डिराइव कर रहे हैं? F इक्वल टू ma। ठीक है जी, लिखिए साहब। ये न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? अपॉन, ध्यान रखिए। जागृत अवस्था में आ गए, सुबह के 11:30 बजे, 10:30। चलिए आगे चलते हैं। क्या रह गया? पीछे दिखाओगे तुम्हारा? F इक्वल टू फोर्स मास। फोर्स की यूनिट क्या हुई? अबे फॉर्मूला दूसरा यूनिट पूछ रहा हूँ। से जवाब नहीं आता, अच्छी बात नहीं। तो फोर्स की यूनिट क्या हुई? kg पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को आप क्या बोलते हो? 1 न्यूटन। अगर मैं बोलता हूँ 5 किलो आलू, तो दिमाग में पिक्चर बनती है कितने होंगे? हाथ से बता। नहीं, हाथ से बता कितना बड़ा थैले में आएंगे? 5 किलो आलू। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो बताया। इसलिए हमने इतना यूं तो नहीं करा, इतना तो बताया। तो इसको एक अंदाजा है कि 5 किलो आलू कितने होते हैं। मैं कहता हूँ 2 लीटर दूध, तो ड्रम तो नहीं लाएगा, इसको पता है 2 लीटर कितना होता है। ऐसे अगर मैं पूछूँ 1 न्यूटन कितनी होती है, अब मैंने इस बुढ़िया को ऐसे करके खींचा, ऐसे खींच रहा हूँ, अब मुझे यही नहीं पता मैं कितनी फोर्स लगा रहा हूँ। पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा। तो 1 न्यूटन है क्या? कितनी फोर्स को 1 न्यूटन बोलते हैं? ये तो अंदाजा लगना चाहिए ना। भाई जब आपको पता है कि 5 किलोग्राम आलू ये होता है, 2 लीटर ये होता है, कि अंदाजा दिमाग में आता है। मैं आपसे कहता हूँ 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, आपके दिमाग में लगता तो यार तेज चल रहा है ना। अगर मैं कहता हूँ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो आपके तो स्लो चल रहा है, बहुत धीरे चल रहा है। तो एक दिमाग में पिक्चर बनती है, ज़्यादा है, कम है, कितना है। ऐसे अगर मैं पूछता हूँ मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, अरे 10 न्यूटन की फोर्स लगाई क्या मतलब? कितनी होती है 10 न्यूटन? मुझे पता ही नहीं है। अब सुनिए, वो डाइन वाइन छोड़ दे, इधर देख। अगर मैं आपसे कहता हूँ डिफाइन 1 न्यूटन, तो सुनिएगा यहाँ देखने से। अगर हम 1 किलोग्राम की एक बॉडी ले लें और उस पर फोर्स लगाएं, और उस फोर्स के कारण वो बॉडी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या करने लगे? एक्सेलरेट। तो हम बोलेंगे हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाई। दोबारा बोलो, अगर हम 1 किलोग्राम की कोई बॉडी ले लें और उस पर फोर्स लगाएं, कितनी लगाएं? उतनी लगाएं कि उस बॉडी में इतना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या शुरू हो जाए? एक्सेलरेशन। तो हम बोलेंगे बॉडी में कितनी फोर्स लगी?
1 न्यूटन। लिखो डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स राधिका क्या डिफाइन करेगी बेटा 1 न्यूटन को? आज तू और गौरव दोनों परेशान हो गए, बार बार ये भी घर चला जाता। हाँ गौरव बताएगा, चल गौरव बता दूंगा। 1 न्यूटन बेटा आंखों से पढ़ लेता हूँ इतना, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? हाँ बोले 1 न्यूटन क्या है? तकरीबन सारे बच्चे बता देंगे। हाँ भाई छोटे भी नहीं, ये मेरा दोस्त बताएगा, नहीं बताया। हाँ ये जो मैंने हिंदी में बताई। समझा नहीं मैं, देख अगर 1 किलोग्राम की बॉडी को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करवाया जाए तो जितनी फोर्स की जरूरत होगी वो कितनी है? 1 न्यूटन। फिर से सुन ले, 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट लिया तूने, इस पर कुछ फोर्स लगाई और ये बॉडी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने लगी, तो इसका मतलब तूने जो फोर्स लगाई वो कितनी थी? 1 न्यूटन। फिर बताओ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? हर सेकंड स्पीड कितनी बढ़ेगी? 1 सेकंड में 10 की 11 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड में 13 मीटर पर सेकंड, ऐसे चलो। हर सेकंड कितना इंक्रीज आ रहा है? 1 मीटर पर सेकंड। अगर मैं आपसे कहता हूँ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हर सेकंड स्पीड कितनी बढ़ेगी? 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। तो 10 की 15, 15, 20, 25, हर सेकंड कितनी बढ़ेगी? 5 बढ़ेगी, 5। फिर से दोबारा, 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which when applied to a body of 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square in it। बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करेगी। अब लिखो 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which when applied 1 Newton is that force, that much force, 1 Newton is that much force, 1 Newton is that much force which when applied to a body, which when applied to a body of mass 1 kg, mass 1 kg produces in it an acceleration of 1 meter per second square। हाँ नहीं, अब हिंदी में बोलते बेटा। हाँ वेलोसिटी, हाँ फोर्स लगेगी, ठीक बिल्कुल। अब तो क्लियर है भाई, 5-6 बार हो गया आपको, ठीक। आगे चलो, मैं फिर भी बॉल दे रहा हूँ, तेरे को बोलूँ बॉल दे रहा हूँ, फेंक के एक मारी मैंने जोर से फेंक के, कैच कर, ऐसे कैच कर ले, हाथ पीछे करोगे, जोर से आएगी तो क्या करेगा? हाथ पीछे करेगा ना, हाथ ऐसे करता है ना, जब क्यों थम लगती है? हाँ बिल्कुल, मोमेंटम के चेंज का टाइम। बॉल में मास था, हाँ बॉल में वेलोसिटी थी, हाँ अगर मास और वेलोसिटी दोनों थी तो बॉल में क्या था? मोमेंटम था। अब बॉल तुम्हारे पास आई, अगर तुम बॉल को यूं ही हाथ से रोक लोगे तो बॉल टकराते ही एकदम रुक जाएगी, तो बॉल का मोमेंटम एकदम से 0 हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा था अभी? हमने अभी पिछले वाले में क्या पढ़ा था? फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन। बॉल में मोमेंटम बहुत सारा था और आपके हाथ से टकराते ही मोमेंटम कितना हो गया? 0। बहुत ही कम समय में
बहुत ही कम समय में, टाइम कम तो फोर्स, तो इसीलिए आप क्या करते हो, बॉल को ऐसे पीछे तक ले आते हो आप, तो हम बिल्कुल यही करते हैं। थोड़ा सा पूरा बोलेंगे इसको, टाइम ऑफ कैचिंग द बॉल इंक्रीज कर दिया तो फोर्स ऑन हैंड्स रिड्यूस हो। समझ रहे हो बात को? टाइम ऑफ कैचिंग द बॉल या टाइम ऑफ स्टॉपिंग द बॉल वो बढ़ा दिया तो उससे क्या कम हो गई, किस पर, हाथों पर, हाथों। तो आपके हाथ पर फोर्स कैसी लगेगी, कम। ठीक। दूसरा, जब हाई जंप करते हैं तो हाई जंप करने के लिए सामने की तरफ क्या मिट्टी में कूद जाते हैं, रेत होती है लेकिन वो दबने वाली होती है हल्की से। हार्ड ग्राउंड पे तो नहीं करते ना, सामने की तरफ वो कुशन बेड होता है, उस पर गिरते हैं तो फिर ऑब्वियसली क्या होगा, दबेगा। वो कुशन बेड पहले ऐसा था, जैसे वो आदमी गिरेगा वो कुशन बेड दब जाएगा, है ना। जब कुशन बेड दब जाएगा तो उससे क्या होगा, टाइम ऑफ, बस यही करना। वैसे सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं कार? फोर्स कम हो जाती है। बेल्ट एकदम बांध के रखती है आपको, थोड़ा लूज होती है, थोड़ा सा होती है, लेकिन हाँ कैसे नहीं झटके, हाँ मतलब आप हमें इतना ही करना है केवल। तो अगर आप कभी अपने शू के लेसेस बांधना चाहें तो बेल्ट बांधने के बाद बांध सकते हैं। अगर आपने कार की बेल्ट लगाई हुई है और आपको शू लेस बांधने हैं, आगे झुकना है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। धीरे धीरे जाओगे आगे की तरफ तो हो जाएगा, लेकिन अगर झटके से जाओगे तो बेल्ट तुरंत वहीं रोक देगी आप। यही उसका काम है, यही उसका काम है। फोर्स कैसी लगेगी, कम, थोड़ा सा टाइम लेती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को ऐसे लेती है खट से और रोक देती है आपको। ठीक है, सीट बेल्ट भी यही काम है। आप बोले कोई नहीं, नंबर ही है। कुछ नोट करके इंपॉर्टेंट लाइंस लिखिएगा। पहले मुझे जवाब दीजिए, ऐसे नहीं मजा आएगा लिखने में। हम लोग फरीदाबाद जा रहे हैं सुंदरकांड सुनने के लिए और हम चल रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर। कितने? 60 किलोमीटर। क्या फोर्स लग रही है कार पर? क्या कार पर फोर्स लग रही है? पेट्रोल जल रहा है, कार फोर्स लगा रही है, तो कार तो चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेशन तो हो नहीं रहा। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 60 किलोमीटर पर आवर कहाँ एक्सेलरेशन है? कार सीधी दौड़ी जा रही है, सीधी दौड़ी जा रही है, सीधी दौड़ी जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। फिर भी फोर्स लग रहा है कि वो मेंटेन। फोर्स अभी हम क्या पढ़ के आए कि अगर फोर्स लगेगा तो क्या जरूर होगा? कौन सी फोर्स? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। फोर्स लगेगी तो क्या जरूर होगा? एक्सेलरेशन। या तो कुछ नहीं होगा, गाड़ी का तेल तो जल रहा है। मेंटेन रखना पड़ रहा है। कैसे मेंटेन रखना पड़ रहा है? ड्रैग की वजह से स्लो हो रही है। एयर ड्रैग छोड़ देना, एयर ड्रैग छोड़ देना। एयर का फ्रिक्शन बहुत कम है फिलहाल। मान लो मैंने कोई 150-200 में नहीं चलानी गाड़ी भी मेरी ऐसी है, नुकीली वाली है। आप बोल कहाँ? बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो जी, कार तो आपकी फोर्स लगा ही रही है, लेकिन कार केवल इतनी ही फोर्स लगा रही है ताकि फ्रिक्शन को ओवरकम कर सके। फ्रिक्शन किधर लगता है? पीछे की तरफ। मोशन आगे है, फ्रिक्शन किधर लगता है? तो ये वो फोर्स है जो कार का इंजन लगा रहा है, और ये क्या है? फ्रिक्शन। तो कार केवल इतनी ही फोर्स लगा रही है ताकि फ्रिक्शन को क्या कर सके? ओवरकम कर सके। तो अगर इस केस में बोलूं तो नेट फोर्स गाड़ी पर कितनी लग रही है? जीरो। नेट फोर्स है ही नहीं,
इंजन लगा रहा है 100 न्यूटन, फ्रिक्शन भी 100 न्यूटन, नेट फोर्स कितनी? 0। फोर्स नहीं लगेगी तो क्या नहीं होगा? और एक्सेलरेशन नहीं होगा तो बॉडी की स्पीड कैसी होगी? कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। तो अगर बॉडी को यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो बॉडी में क्या नहीं लग रही? नेट फोर्स। बॉडी में क्या नहीं हो रहा? एक्सेलरेशन। इसका मतलब बॉडी की स्पीड कैसी है? तो आप फरीदाबाद जा रहे हैं सुंदरकांड सुनने के लिए, ठीक है ना? तो आपके ऊपर अगर आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं तो फोर्स, नेट फोर्स 0। अगर आपको तेज भगाना है तो, अगर तेज भगाना है तो ये वाली फोर्स आपको बढ़ानी पड़ेगी, ये वाली फोर्स इससे ज्यादा करनी पड़ेगी, तो फिर कुछ नेट फोर्स आएगी। मान लो फ्रिक्शन 100 न्यूटन है तो आपको यहाँ 120 लगानी पड़ेगी, तो नेट फोर्स कितनी आई? 20। अब 20 नेट फोर्स है आगे की तरफ, तो गाड़ी आगे को जाएगी। फोर्स लगेगी तो क्या होगा? और आपकी कार की स्पीड। बात समझ में आ रही है? दो ही केस में एक्सेलरेशन 0 होता है। ब्रेक देता हूं इसका, नींद आ रही है। दो ही केस में एक्सेलरेशन 0 होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बॉडी इज एट रेस्ट। अरे चल ही नहीं रही, चल ही नहीं रही तो फिर कहाँ का एक्सेलरेशन? और दूसरा केस हमने पढ़ लिया, व्हेन बॉडी इज मूविंग ये सारी चीजें कृपया लिख लीजिएगा। आप गाड़ी भी बना लो यार। फोर्स अप्लाइड बाय कार, बना लो इसको फटाफट। आगे विक्रम समझ में? इलस्ट्रेशंस ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। Illustrations of ILLUS. Illustrations of Newton's second law of motion. Number 1 of Newton's second law of motion. Newton's second law of motion. मुझे अगर यहाँ दिक्कत होती है तो पीछे बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। Illustration of Newton's second law of motion. सबसे पहले a player लिखिए। A player lowers his hands, आंख ऊपर। A player lowers his hands while catching a ball. While catching a ball. कैचिंग की स्पेलिंग क्या लिखी? कैचिंग की स्पेलिंग क्या लिखी? CATCHING। While catching a ball, कैचिंग की स्पेलिंग क्या लिखी है? ठीक है, इसमें आंसर कैसे लिखोगे? लिखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग to Newton's second law of motion, F equals according to Newton's second law of motion, F equals क्या बनाएगा इसका? कोई इसको बंद कर। F equals to लिखो while catching the ball। नहीं ऐसा लिखो, शॉर्ट में लिखो। He lowers his hands to increase the time of catching। He lowers his hands
हाँ, ये लिखने के बाद, ये लिखने के बाद he lowers his hands to increase the time of catching the ball. To increase the time of catching the ball. Time of catching the ball. बेटा कैचिंग की स्पेलिंग CATCHING होती है, वही लिख रही है। अच्छा मैं शायद गलत लिखा। टाइम ऑफ कैचिंग द बॉल, इंक्रीज द टाइम ऑफ कैचिंग द ball, thereby reducing thereby reducing the force exerted by the ball on his hands. ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। तो टाइम बढ़ गया तो फोर्स कम हो गई, टाइम बढ़ गया तो फोर्स। मैं इन चीज़ों को 6-6, 8-8, 10-10 बार इसलिए बोलता रहता हूँ, तुम बोलते हो तो याद हो जाएगी, नहीं बैठ जाएगा दिमाग में, बोला करो उनको साथ साथ। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, रेसलिंग इज डन। लिखो लिखो, अभी कहाँ से कराई दर्द हो गई। रेसलिंग इज डन on a sandy floor. आगे लिखो, when the पहलवान falls on the sand, wrestler, when the wrestler falls on the sand, इन सभी सवालों में पहला ये जरूर लिखो। टीचर को आगे नंबर तो यही देने पड़ेंगे कि न्यूटन का सेकंड लॉ लगाने की कोशिश कर रहा है। आगे स्टेटमेंट जो बनाओगे सो बनाओगे, लेकिन ये जरूर लिखना, हर क्वेश्चन में लिखना अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। ये भी लिखना है फिजिकल टू mv माइनस mv बाई टी, या चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये जरूर लिखना। ये कुछ आगे स्टेटमेंट बने ना बने, यहाँ नंबर मिलेंगे कि वो बताना चाह रहा है कि टाइम कम तो फोर्स ज़्यादा, और टाइम ज़्यादा तो फोर्स कम। क्या लिखा, when the falls on the sand, comma, the sand sinks. The sand sinks. SINKS. Therefore, time of falling increases, and hence force decreases. And hence force decreases. सर क्रिकेट में जब कोच विकेट कीपर कीपिंग करते हैं ग्लव्स पहन के, वो भी तो यही करते हैं कि बॉल का शॉक कम कर देते हैं। उसके पास तो दो चीजें होती हैं। जो ग्लव्स होते हैं, पहली बात तो वो भी उसके अंदर कुछ भरा भी रहता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह कह लो आप। दूसरा वो भी हाथ पीछे ही करता है हमेशा जब भी बॉल तेजी से आती है, लेकिन उसके ग्लव्स थोड़े ज़्यादा अच्छे कुशन वाले होते हैं, तो आसानी से चोट लगती नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल बेयर हैंड से कर रहे हैं, बिल्कुल नंगे हाथों से पकड़ रहे हैं, उनको तो चोट बहुत लगेगी अगर बॉल को वैसे पकड़ेंगे, इसलिए हाथ को पीछे कर। क्या कह रहे थे? हाँ, और एग्जाम्पल बताओ, तीसरा एग्जाम्पल। शॉक एब्जॉर्बर्स आर फिक्स्ड इन व्हीकल्स। SHOCK absorbers are fixed in vehicles. जरूरत नहीं है बताने की इसको। शॉक एब्जॉर्बर क्या काम करेंगे? टाइम बढ़ा देंगे, फोर्स। ठीक है, आगे लिखो। और क्या लिखेंगे एग्जाम्पल्स में? इनमें बहुत सारा डिस्कस किए थे, बोलो बोलो। एरोप्लेन बताओ ना, कौन से वाले? वो तो कर लिया ना, शॉक एब्जॉर्बर लिख दिया हमने, तो शॉक एब्जॉर्बर लिख दिया। और क्या लिखा था, डिस्कस किया था हमने? हाँ, एयर बैग्स लिखो जरा।
सीट बेल्ट्स आर प्रोवाइडेड इन कार्स. तुमने कभी एक चीज गौर करी है, जैसे हमारा वो है ये राजीव चौक है ना, तो ये आपका हाईवे आ रहा है, आगे जाके ये फ्लाईओवर पे सीधा चला जाएगा और यहाँ से कट है साइड के लिए, है ना, ऐसे है ना, यहाँ से फ्लाईओवर का साइड शुरू हो जाता है, तो जो वो बनी हुई है ना साइड में 4-4 फीट की 3-3 फीट की वो जो वॉल बनी रहती है छोटी सी, है ना. अब होता क्या है, जब आदमी यहाँ से यहाँ जा रहा है, बहुत सी बार होता है कि उसको ये दीवार दिखती नहीं है, नींद आ रही है, शराब पी रखी है, कुछ भी हो रहा है, तो देयर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स. बहुत बार ऐसा होता है, ट्रक वाले बेचारे सारी रात चलते हैं, तो बहुत सी बार होता है आँख झपक गई उसकी, नींद अभी नहीं उसको ध्यान रहा कैसे चलना है, तो अक्सर क्या करते हैं इसमें जाके चढ़ जाते हैं, इस पर टक्कर लग जाती है. वो ये तय करना मुश्किल हो जाता है छोटे से समय में कि मैं इधर को निकलूँ या इधर को निकलूँ, कई बार डाउटफुल हो जाता है, तो आदमी यहाँ चढ़ा देता है इस दीवार के ऊपर, अब चोट लगी, एक्सीडेंट होएगा बहुत तगड़े वाला, है ना. ये सामने क्या है, दीवार है, दीवार का ये हिस्सा है, ये उठा हुआ 3-4 फुट और आपका ट्रक यहाँ से आ रहा है, धाड़ टक्कर लगेगी. तो बहुत सी जगह हाईवेज पे क्या करते हैं, पानी भरकर यहाँ ड्रम रख देते हैं ब्लू कलर के, देखे भी होंगे तुम, हमारे भी यहाँ पर कई जगह रखे हैं, उसमें पानी भर देते हैं और यहाँ रख देते हैं, जो भी येलो कलर के ड्रम्स यहाँ पर रख देते हैं, जानबूझकर पानी भर देते हैं उसमें बंद करके उसको. अब क्या होगा, बाई चांस कुछ ऐसा हादसा हुआ भी, तो ये ट्रक या कार किस में टक्कर मारेगा, इस ड्रम में. ड्रम पिचकेगा, ड्रम दबेगा. अब ड्रम दबेगा एकदम तो नहीं रुकेगा ना, कार टकराती दीवार से एकदम रुक जाती तो टाइम कम तो फोर्स, तो बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट होता है, जोर से चोट लगती है आदमी को. लेकिन ड्रम रखने से क्या होगा, टाइम बढ़ गया, उसके रुकने का टाइम बढ़ गया, उसके मोमेंटम के चेंज होने का टाइम बहुत बढ़ गया, तो फोर्स कैसी हो जाएगी, तो एक्सीडेंट की जो क्या बोलेंगे, नहीं चांसेस, एक्सीडेंट तो हो गया, एक्सीडेंट तो होगा लेकिन ज़्यादा वर्स नहीं होगा, खराब नहीं होगा, ज़्यादा चोट कम लगेगी. बिल्कुल रखे रहते हैं, देखो सब कह रहा है ना, उसमें देखे हुए इसमें, तो हाईवेज पे ही जगह जगह रखे हुए होते हैं ताकि ये एक्सीडेंट को की इंटेंसिटी को कम कर सके. ठीक है, आगे अगर मुझे किसी बॉडी को कांस्टेंट स्पीड से चलाना है तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, जीरो. अगर मुझे किसी बॉडी को कांस्टेंट स्पीड से चलाना है तो कितनी फोर्स लगेगी, ध्यान रखिएगा. देखो कैसे, आप क्या लिखते हो, अगर फोर्स 0 हो जाए, देखिएगा प्लीज, तो mv माइनस mu अपॉन टी कितना हो गया, टी को इधर ले जाऊं वो भी 0, है ना. पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर सकता हूं, आज ही सीखा है, पूरी इक्वेशन को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सारी इक्वेशन को m से डिवाइड कर दूं, m से m कट गया, क्या समझाने की कोशिश हुई है कि भैया अगर फोर्स नहीं लगेगी तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वही कैसी रहेगी, चेंज ही नहीं हुई. इसका मतलब फोर्स नहीं लगेगी तो क्या नहीं बदलेगी, वेलोसिटी. फोर्स नहीं लगेगी तो क्या नहीं बदलेगी, और वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो सेम रहेगी. v और u कैसे रहेंगी, इसका ध्यान रखना बात का. अगर बॉडी पर नेट फोर्स नहीं लग रही तो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चले. दोबारा बोले, नाइशा बोले, क्या बोला मैंने लास्ट, हाँ जी.
अगर बॉडी पर फोर्स भी लगे तो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, यानी एक्सेलरेशन कितना होगा, लिख लें इसको सारे को। अब ऑन है। फोर्स की यूनिट क्या लिखी है हमने, SI यूनिट क्या लिखी, एक फोर्स की CGS यूनिट भी होती है डाइन, और एक न्यूटन में, बहुत बढ़िया, एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज में। डाइन कब यूज करेंगे हम, देखो फोर्स का फॉर्मूला आपने लिखा m×a लिखा, अगर मास को लिखता हूं 1 kg, एक्सेलरेशन को लिखता हूं 1 मीटर/सेकंड², तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, अभी हमने डिफाइन भी करा, क्या डिफाइन करा, अगर हम किसी बॉडी पर अगर हम 1 kg की बॉडी को फोर्स लगाएं और उसमें इतना एक्सेलरेशन पैदा कर दें, इसका मतलब हमने इतनी न्यूटन फोर्स लगाई, ये तो है 1 न्यूटन। अब डाइन पर आओ, F = mn, अगर मास हुआ ग्राम में, एक्सेलरेशन हुआ सेंटीमीटर/सेकंड² में, तो फोर्स किस में आएगी, कृपया इसको नोट किया जाए। एक मोटरसाइकिल वाला है जो 200 किलोग्राम का है, मतलब बाइकर प्लस बाइक 200 किलोग्राम का है, और वो 90 किलोमीटर/आवर से मूव कर रहा है, 90 किलोमीटर/आवर से चल रहा है, और ब्रेक लगे और 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वो कह रहा है फाइंड द फोर्स ऑन द बाइक बाय द ब्रेक्स। फोर्स का फॉर्मूला हो गया चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन, ये आपका माइनस, डाइन और न्यूटन दो ही, kg वेट होती है वो बाद में करो। और ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, रिटार्डिंग फोर्स, एक ऐसी फोर्स जो रिटार्डेशन पैदा कर रही है। लो आज का कार्य पूरा हुआ, पढ़कर आइएगा, बीमार थे इसका मतलब